हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन टर्म से इंट्रोड्यूस हुए और हीट ऑफ रिएक्शन को हमने समझा कि किस प्रकार अभिक्रिया ऊष्मा टर्म को डिफाइन करते हैं और किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। अब हम अभिक्रिया के लाक्षणिक गुणों के आधार पर एंथैल्पी चेंजेस को क्लासीफाई करेंगे। जिस प्रकार की अभिक्रिया होगी उसी के अकॉर्डिंग एंथैल्पी चेंजेस को नाम दिया जाएगा। जैसे संभवन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब कोई कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है तो उसके दौरान हुए ऊष्मा परिवर्तन को संभवन एंथैल्पी कहते हैं। इसी प्रकार उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन होगा उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। और दहन ऊष्मा, जब कोई पदार्थ का पूर्ण दहन होगा उस दौरान हुए ऊष्मा परिवर्तन को दहन ऊष्मा। इस प्रकार अलग अलग रिएक्शंस की नेचर के ऊपर बेस्ड अभिक्रिया ऊष्मा के नाम दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम विद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम संभवन एंथैल्पी कहते हैं। इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ के एक मोल को अपने तत्वों से निर्माण में हुए एंथैल्पी का एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन। यहाँ विशेष ध्यान क्या रखना है कि जो भी कंपाउंड बन रहा है, जो भी पदार्थ बन रहा है, वो अपने तत्वों से, एलिमेंट से उसका निर्माण हो रहा है। तो जब उसके अपने एलिमेंट से निर्माण होता है उस दौरान ऊष्मा परिवर्तन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यानी जैसे मीथेन बनाना है आपको, मीथेन CH4, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल डेल्टा HF। सिंबल इज डेल्टा HF, F फॉर फॉर्मेशन। डेल्टा H टर्म हमारे पास हमेशा हीट चेंजेस को शो करती है। इसी प्रकार यदि ये अभिक्रिया फॉर्मेशन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो, 25 डिग्री ताप और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रही हो, तब हम टर्म यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द सिंबल डेल्टा H0F। स्टैंडर्ड कंडीशंस में होगी तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मानक संवहन ऊष्मा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ग्रेफाइट और हाइड्रोजन इन द गैशियस फॉर्म कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मीथेन। तो इस दौरान स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रही है ये रिएक्शन, इसलिए डेल्टा H0F इज़ -74.18 किलो जूल पर मोल। पर मोल मीन्स एक मोल पदार्थ बनने के लिए। तो मीथेन का एक मोल किससे बन रहा है? कार्बन और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से। तो जो है, और साइन आप देख रहे हैं डेल्टा H का माइनस है, इसका मतलब इस फॉर्मेशन के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। इसलिए जो कंपाउंड इस रिएक्शन के दौरान बना उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक कंपाउंड, ऊष्माक्षेपी यौगिक। यानी जो ऊष्माक्षेपी यौगिक के लिए डेल्टा HF विल बी नेगेटिव। और क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, जो कंपाउंड बना है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से कम एनर्जी है उसके पास, इसका मतलब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादातर रिएक्शंस में हम देखेंगे डेल्टा H0F जो है वो माइनस साइन लिए होगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपाउंड वही फेवरेबल होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी प्रकार कुछ रिएक्शंस में, कुछ फॉर्मेशंस में हम देखेंगे कि डेल्टा HF विल बी पॉजिटिव। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे एंडोथर्मिक कंपाउंड, ऊष्मा शोषी यौगिक, यानी जिसके निर्माण के दौरान ऊष्मा शोषण हुआ है, ऊष्मा एब्जॉर्ब हुई है। तो नेचुरल पर अब इस कंपाउंड की ऊर्जा जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ज़्यादा होगी, तो नेचुरली ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कम स्टेबल होगा। पर फिर भी ऐसे यौगिक बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ HI। तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, इट्स +25.9 किलो जूल पर मोल है। एक मोल कौन बनाना है हमने यौगिक, तो इसलिए इधर हमने रिएक्टेंट साइड आप देख रहे हैं हाफ को ऐड किया है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन इट्स किलो जूल पर मोल, तो प्रोडक्ट साइड में 1 मोल ही होना चाहिए कंपाउंड का, तो रिएक्टेंट साइड में चाहे उसके लिए फ्रैक्शन साइन यूज़ हो जाए।
तो ये पॉजिटिव साइन अपने आप में हमें बता रहा है कि एच आई इज़ लेस स्टेबल देन कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज H2 एंड I2. दैट मीन्स बॉन्ड बिटवीन एच आई इज़ वीकर एज कम्पेयर टू HH और II बॉन्ड। यहाँ हमने दो बिंदुओं पे ध्यान देना है कि यौगिक की मानक संभवन ऊष्मा यौगिक की पूर्ण ऊष्मा कहलाती है, अर्थात इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते हुए हमने कहा है कि कंपाउंड हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बना है, और मानक अवस्था में तत्वों की पूर्ण ऊष्मा एलिमेंट्स की पूर्ण ऊष्मा शून्य मानी गई है कन्वीनियंस के लिए। तो इसलिए इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन हुआ है वो ऊष्मा परिवर्तन में से इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। बट इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हम जो है माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स यानी H ऑफ कार्बन और H ऑफ H2, तो ये दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में हैं, इसलिए इनके मान शून्य माने गए हैं। इसलिए डेल्टा H इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, यानी इंथैल्पी ऑफ मीथेन के बराबर होगा। तो इसी प्रकार कोई भी यौगिक जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे तो उस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा परिवर्तन जो होगा वही वो उस कंपाउंड की अपनी ही इंथैल्पी को शो करेगा। इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं, हमें सारे ऊपर वाले पॉइंट्स बेटर क्लियर हो जाएंगे। ये गिवन डाटा है मेरे पास तीन इक्वेशंस के फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन द गैशियस फॉर्म कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NO। अगले स्टेप में NO 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NO2। थर्ड स्टेप में 4 मोल्स ऑफ NO2 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ O2 एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ N2O5। पूछा गया है H0F ऑफ N2O5 यानी N2O5 की मानक ऊष्मा, मानक संवहन ऊष्मा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब N2O5 जिस स्टेप में बन रहा है पहले हम उस इक्वेशन को उठाते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 3 को। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H0 का मान इस प्रकार लिखा जाएगा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है मेरे पास N2O5, इसलिए इंथैल्पी ऑफ N2O5 माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स यानी 4 इंटू इंथैल्पी ऑफ NO2 प्लस इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इस स्टेप से अगर मुझे N2O5 की इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मुझे NO2 की स्टैंडर्ड इंथैल्पी और O2 की स्टैंडर्ड इंथैल्पी की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज़ करूँगी। पहले इक्वेशन नंबर 1 से डेल्टा H0 हम लिखें। इक्वेशन नंबर 1 के लिए डेल्टा H0 इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ NO प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स यानी N2 और O2 की इंथैल्पी का योग। ये हमें गिवन है प्लस 180, तो प्लस 180 वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स जो है प्योर फॉर्म में यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इंथैल्पी के मान शून्य हैं माने हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू H0 ऑफ NO इज इक्वल टू 180 और यू कैन से H0 ऑफ NO यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ NO इज इक्वल टू 180/2 90 किलो जूल आ गई है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ आपने देखना है, ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 में जो डेल्टा H0 दिए गए वो पर मोल में नहीं दिए गए, यानी इन स्टेप्स में जितने मोल्स बन रहे हैं उतने मोल्स के लिए हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में 180 किलो जूल जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो 2 मोल NO बनने में हो रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, उससे आधा हो जाएगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की यही स्पेशलिटी है कि इन इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड कर सकते हैं। तो जिन कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे उन्हीं कोफिशिएंट से डेल्टा H0 की वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगी। इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो डेल्टा H0 वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स करते हुए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब इक्वेशन नंबर 2 से डेल्टा H0 आ गया मेरे पास 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ NO2 माइनस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ NO प्लस इंथैल्पी ऑफ O2
NO की इंथैल्पी ऊपर वाले स्टेप में हमने कैलकुलेट करी है 90 किलो जूल, वो यहाँ पुट करेंगे। डेल्टा एच नोट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है -114, वो पुट करने से मेरे पास एच नोट ऑफ NO2, इंथैल्पी ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाती है 33 किलो जूल। अब मेरे पास NO2 की इंथैल्पी भी है, NO की भी है, तो जो है मैं इन इक्वेशंस को यूज़ करती हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में जब मैं NO2 की वैल्यू पुट करूँगी और O2 की वैल्यू 0 ही है, तो इन सब वैल्यूज़ को पुट करके मेरे पास H नोट ऑफ N2O5 आ जाएगा, जो कि आएगा 14.7 किलो जूल। आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स इट्स ए एंडोथर्मिक कंपाउंड। तो इस प्रकार आप थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को यूज़ करके उन पे अलजेब्रा अप्लाई करके यानी प्लस माइनस गुना भाग करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।